एक बार फिर हमारे देश में लोन फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है और इस बार इस लोन फ्रॉड केस में भारत के सबसे बड़े बैंक्स में से एक आईसीआईसीआई का नाम शामिल है। आईसीआईसीआई बैंक के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति के गिरफ्तारी के बाद कुछ दिन बीते ही थे। इतने में इस केस से रिलेटेड एक और अहम कड़ी हम सबके सामने आ चुकी है। इन खबरों के मुताबिक धोखाधड़ी के इस मामले में देश के दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक वीडियोकॉन ग्रुप के 71 साल के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत का नाम इन सब के साथ जुड़ चुका है और अब ये सभी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इतनी बातें सुनकर आपके दिमाग में कई सवाल अब तक खड़े हो चुके होंगे, जैसे कि आखिर ये फ्रॉड हुआ कैसे और ये फ्रॉड कितने पैसों का था। तो चलिए हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी के बारे में इस वीडियो में बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने लोन फ्रॉड के केस में उन्हें 28 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेजा। सीबीआई के मुताबिक वीडियोकॉन ग्रुप से लोन लेने के लिए वेणुगोपाल धूत ने फैक्चुअल बेसिस पर चंदा कोचर और उनके परिवार को रिश्वत दी थी। 2010 और 2012 के बीच चंदा कोचर के लीडरशिप वाली आईसीआईसीआई बैंक से इन्हें 3,250 करोड़ का लोन मिला था। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने कई शेल कंपनीज के जरिए दीपक कोचर, जो कि चंदा कोचर के पति हैं, उन्होंने उनकी न्यू पावर रिन्यूएबल्स में 64 करोड़ रुपए की राशि को इन्वेस्ट किया था। वीडियोकॉन को उधार दी गई ज्यादातर राशि एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में ट्रांसफर कर दी गई थी। जिन लोगों को ना पता हो, हम उन्हें बता दें कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो पेमेंट्स होती हैं जिनकी पेमेंट या तो लेट आती है या फिर आती ही नहीं है। इसी के साथ एजेंसी ने ये भी आरोप लगाया है कि चंदा कोचर ने इन शेल कंपनीज को लोन देने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और अपनी पोजीशन के साथ जुड़ी हुई पावर्स का गलत इस्तेमाल किया था। ऐसा कहा जाता है कि चंदा कोचर ने वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनीज के लिए क्रेडिट लिमिट खुद से तय की थी। उस वक्त बैंक की हेड होते हुए चंदा कोचर ने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिया था, लेकिन वो लोन रूल्स एंड रेगुलेशन को इग्नोर करते हुए दिया गया था। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें से ज्यादातर राशि एनपीए बन चुकी थी। इसकी वजह से बैंक को काफी नुकसान हुआ था और इससे उधार लेने वाले यानी वीडियोकॉन को फायदा हुआ। जांच एजेंसी ने इसी के साथ ये भी आरोप लगाया था कि चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को एक आरोपी ने न्यू पावर रिन्यूएबल्स लिमिटेड का पोजीशन हासिल करने और ब्लैक मनी एक्वायर करने में मदद की थी। चंदा कोचर आज तक अपने ऊपर लगे इन सभी एलिगेशंस को गलत ठहराती हुई नजर आई हैं। हालांकि जब इन्वेस्टर्स ने दबाव बनाया तो बैंक को एक इंटरनल जांच शुरू करनी पड़ी थी ताकि ये पता लगाया जा सके कि लोन सैंक्शन करने में बैंक की पॉलिसी का वायलेशन हुआ था या नहीं। इसी के साथ ये भी देखा जाना था कि चंदा कोचर के रहते जब लोन मंजूर किए गए तब इनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बन रहा था या नहीं। जांच के दौरान उन्हें साल 2018 में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इनके रिजाइन देने से पहले तक आईसीआईसीआई बैंक इन्हीं को सपोर्ट कर रहा था। उन्होंने पब्लिक के सामने इसी बात को रखा था कि 2010 में दिया गया लोन सारे रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर दिया गया था। पर इन एलिगेशंस के उठने के बाद कोचर को अपनी रिटायरमेंट से पहले ही रिजाइन देना पड़ा था। जिस टाइम पर वो रिजाइन दे रही थी उस समय उनके पास कंपनी के 6,90,000 शेयर्स थे। 2018 में इनके रेजिग्नेशन देने से ठीक एक साल बाद यानी 2019 में सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के 1,703 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस में कोचर, वेणुगोपाल धूत और न्यू पावर रिन्यूएबल्स को और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज समेत कई कंपनीज के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआई ने आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर इस केस को दर्ज किया था। अब इन पर भी लगाए गए चार्जेस को डिटेल में समझें तो वो ये है कि चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक को धोखा देने के लिए एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ प्राइवेट कंपनीज के लिए लोन पास किए थे। इस केस में सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और अननोन पब्लिक ऑफिशियल्स को भी आरोपी बनाया था। इस मामले को पूरी तरह से जानने के बाद अब हम आपको कोर्ट में क्या हुआ उसके बारे में भी बता देते हैं। धूत की हिरासत के लिए रिक्वेस्ट करते हुए सीबीआई के वकील ने अदालत से ये कहा था कि वीडियोकॉन के फाउंडर धूत लोन के बेनिफिशियरी हैं और उन्हें अभी भी 1,033 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करना बाकी है। इसी के साथ सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान धूत ने कई बार अपना बयान बदला है। इसी के साथ सीबीआई ने अदालत को बताया कि वीडियोकॉन के फाउंडर ने मामले को पूरे और सही फैक्ट्स का अभी तक खुलासा नहीं किया है। धूत के वकील ने हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल ने हमेशा जांच में सहयोग किया है। उनके वकील ने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी इल्लीगल है और धूत को जमानत पर रिहा कर देना चाहिए।
इसी के साथ अदालत में ये भी बताया गया कि सीबीआई ने नोटिस पर धुत को 19 और 20 दिसंबर को जांच एजेंसी के ऑफिस गए थे और उन्हें इसके बाद एक बार फिर से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि धुत ने जांच एजेंसी को ये इन्फॉर्म किया था कि वो अपनी हेल्थ कंडीशन के कारण 25 दिसंबर को पेश नहीं हो पाएंगे, बल्कि अगले दिन वो जरूर हाजिर होंगे। जब धुत सीबीआई ऑफिस गए तो उनकी कोविड की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट किया गया और उन्हें उसके बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। धूत की हिरासत का विरोध करते हुए लड्डा ने कहा कि अदालत को उनकी मुंह वकील की मेडिकल कंडीशन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अब सवाल ये आता है कि इतने सक्सेसफुल ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के बाद भी आखिर इन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी? तो इसका जवाब ये है कि बीते कुछ साल वेणुगोपाल धुत के लिए अच्छे नहीं रहे हैं और इसी पीरियड में वो एक के बाद एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से घिरते चले गए। इसी बीच ICICI बैंक से लिए गए लोन के इनिशियल स्टेज पर हुई गड़बड़ियां सबके सामने आने से उनकी पर्सनल और फाइनेंशियल सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ गई। आपको बता दें कि बजाज स्कूटर की डीलरशिप करने वाले परिवार से वेणुगोपाल धूत कनेक्शन रखते हैं। उन्होंने कुछ दशकों में ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सेक्टर में अपनी कंपनी वीडियोकॉन को हर दूसरे घर तक पहुंचा दिया था। अब हम आपको इस बारे में भी बता देते हैं कि आखिर धुत का पर्सनल बैकग्राउंड कैसा है। क्या उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस ब्रांड एक फ्रॉड के जरिए किया था या नहीं? वेणुगोपाल धुत का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर की एक फार्मिंग फैमिली में हुआ था, लेकिन 1982 में देश में कलर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग शुरू होने के साथ उनके परिवार को एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई और उन्होंने कलर्ड टेलीविजन सेट बनाने का सोचा। पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले वेणुगोपाल ने टेलीविजन निर्माण की बारीकियां सीखने के लिए उन्होंने जापान का रुख किया और 1 साल तक वहां पर इसकी ट्रेनिंग ली। वहां से लौटने के बाद 1986 में वेणुगोपाल ने वीडियोकॉन इंटरनेशनल की नींव रखी, जिसका इरादा हर साल 1 लाख टीवी सेट बनाने का था। इसके लिए कंपनी ने जापानी कंपनी तोशिबा के साथ टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी किया था और यहीं से शुरू हुआ था सिलसिला, जो लंबे समय तक जारी रहा। वेणुगोपाल धूत ने अपना सफर छोटे कस्बे के एक बिजनेसमैन के रूप में शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने कई सारी कोशिशों के बाद वीडियोकॉन ग्रुप का डिटेल होम इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस के अलावा तेल गैस, रियल एस्टेट और रिटेल बिजनेस में किया था। रंगीन टीवी सेट के मामले में अपनी पकड़ बनाने के बाद वीडियोकॉन ने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और अन्य छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के रूप में भी कदम रखा। इस दौरान उसने ओनिडा, सलोरा और वेस्टर्न जैसी एस्टेब्लिश कंपनीज को पीछे छोड़ दिया था। इनकी प्रॉब्लम्स उस वक्त शुरू हुई जब धूत ने वीडियोकॉन का एक्सपेंशन बाकी बिजनेस सेक्टर्स में करना शुरू कर दिया था। खासकर वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस के जरिए सेल्यूलर सेवा में उतरना इनके लिए एक घाटे का सौदा साबित हुआ था। इसे 18 सर्कल के लाइसेंस मिले थे, लेकिन कंपनी सिर्फ 11 सर्कल में ही कमर्शियल कम्युनिकेशन सर्विस शुरू कर पाई। कैसे वीडियोकॉन ग्रुप पर छाए संकट के बादल? साल 2012 में 122 टेलीकॉम लाइसेंस कैंसिल करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला वीडियोकॉन ग्रुप पर बहुत ही भारी पड़ा था। रद्द किए गए लाइसेंस में से 21 सिर्फ वीडियोकॉन के थे। हालांकि बाद में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी में समूह को 6 सर्किल के लाइसेंस मिल गए थे, लेकिन उसने उसे भारती एयरटेल को बेचकर अपने टेलीकॉम बिजनेस समेट लिया। इसके अलावा 90 के दशक के अंत में LG और सैमसंग के अलावा सोनी जैसी दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के भारत आने से उसका मार्केट शेयर कम होना शुरू हो गया था। बदलते हुए हालात में कंपनी का रेवेन्यू लगातार घटता गया और धीरे धीरे उस पर लोन का बोझ बढ़ता चला गया। अपने आउटस्टैंडिंग डेब्ट की वसूली न हो पाने से परेशान बैंकों ने साल 2018 में वीडियोकॉन के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू करने की अपील नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में की थी और उनकी इस रिक्वेस्ट के बाद कंपनी पर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू किया गया था और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की 12 बाकी कंपनीज को मिला दिया गया। हालांकि अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी की तरफ से लगाई गई सिर्फ 2,692 करोड़ रुपए की बोली को जून 2021 में NCLT ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में वो ऑफर भी विवादों में घिर गया। हालात कुछ इस तरह के हो चुके हैं कि वीडियोकॉन के लीडर्स को अब भी अपने पैसे वापस मिलने का इंतजार है। इस पूरी कहानी से आप समझ ही चुके होंगे कि वीडियोकॉन किसी फ्रॉड से आए पैसों से नहीं बनी है, बल्कि उसे ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसके एक्सपेंशन के प्लान एक के बाद एक फ्लॉप होते चले गए थे। आपका इस फ्रॉड केस के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि ICICI का पैसा कभी वापस आएगा? आप हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।